नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कारण क्या हैं और आखिर डेप्रिसिएशन का ज़रूरत ही क्यों पड़ा। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में, डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे और जो मेथड्स हैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन एक लैटिन वर्ड डेप्रिटियम से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है कि डिक्लाइन और रिडक्शन इन प्राइस या वैल्यू, मतलब कि प्राइस या वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता है, मतलब कि जब फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इन वैल्यू इज ड्यू टू यूज या फिर किसी अन्य कारण से, मतलब कि जो रिडक्शन है, जो फिक्स्ड एसेट में वैल्यू का लॉस होता है वह उसके यूज के कारण से या किसी अन्य कारण से हो सकता है। यह जो रिडक्शन होता है वैल्यू में, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि यह धीरे धीरे और लगातार होने वाला प्रोसेस है। लैंड की जहाँ तक बात है तो लैंड का कोई डेफिनेट इकोनॉमिक लाइफ नहीं होता है, इसलिए लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता है और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। अगर हम डेप्रिसिएशन की कॉज की बात करें तो यह डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर के कारण से हो सकता है, मतलब कि जो यूटिलिटी है असेट का उसमें अगर कमी आती है तो इसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर। जैसे कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसमें वियर एंड टियर के कारण से जो लॉस है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। टाइम के साथ भी एसेट के वैल्यू में गिरावट आती है, उसमें चेंज होता है। जैसे कि वैल्यू ऑफ लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर इसमें कमी आ रही है टाइम के साथ तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चूंकि यह इनटेंजिबल एसेट है, मतलब कि लीज को आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, यह इनटेंजिबल एसेट है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन का नाम दिया गया है। तीसरा कारण होता है ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो पुरानी थी अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ बंद हो जाता है, उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। हो सकता है कि कंटिन्यूअस वर्किंग के कारण से, लगातार यूज़ में रहने के कारण से अगर एसेट का डिप्लीशन हो रहा है या एग्जॉशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इस तरह को भी डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। जैसे कि माइंस हो गया, क्वेरीज है या ऑयल वेल्स है, इन सब में डिप्लीशन के कारण से डेप्रिसिएशन होता है। और एक लास्ट कारण है डैमेज, जैसे कि एक्सीडेंट से या आग लगने से, फ्लड से अगर डैमेज हो जाता है, एसेट को नुकसान पहुंच जाता है, फिर उस एसेट को हमें बेचना पड़ता है, उसको हटा देना पड़ता है, और ये भी एक कारण होता है डेप्रिसिएशन का। जो एसेट के वैल्यू में लॉस हुआ उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है एज ए डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन का नीड ही क्यों है, ज़रूरत ही क्यों है। तो एक तो सबसे पहला कारण है कि यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है फिक्स्ड एसेट में। अगर आप बिजनेस का ट्रू पोजीशन जानना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, चूँकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस आइटम है इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन मतलब कि फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन होता है और फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है। तो फर्म का अगर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट से माइनस करना है। साथ ही हमेशा
जो असेट है वो यूज़ में होता रहता है, धीरे धीरे उसके वैल्यू में कमी आती है, या फिर वियर एंड टीयर होता है जिसके कारण से असेट को रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, असेट पुराना होता है और धीरे धीरे जब असेट का इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाता है फिर उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। सो रिप्लेसमेंट के लिए एक सिंकिंग फंड या डिप्रिसिएशन फंड बनाने की ज़रूरत होती है। मतलब कि जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है असेट के वैल्यू में उतना अमाउंट एक अलग निकाल के रखा दिया जाता है और इसको डिप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड बोलते हैं। चूँकि डिप्रिसिएशन खर्च नहीं होता है, वह एक वैल्यू है जो कि सेपरेट कर दिया गया है और जब असेट का इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उस फंड से नए असेट को परचेज कर लिया जाता है। देन अब हम बात करते हैं कि डिप्रिसिएशन के फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ असेट। तो कॉस्ट ऑफ असेट में परचेज प्राइस, असेट का परचेज प्राइस, और दूसरे एक्सपेंस जो कि उसको यूज़ में लाने के पहले तक जितने भी एक्सपेंस हैं, जैसे कि फ्राइट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया या वेज हो गया, ये सभी मिलाकर के कॉस्ट ऑफ असेट कहलाते हैं। मतलब कि यूज़ में लेने के पहले जितने भी खर्चे हैं वह सभी कॉस्ट ऑफ असेट कहलाएंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म होने के बाद जितने अमाउंट में असेट को सेल किया जाता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं और इस स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट ऑफ असेट से माइनस करना होता है। यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का मतलब हो गया कि जितने समय तक जो असेट है वो इकोनॉमिकली यूज़ में आएगा, मतलब कि जो असेट है उसको यूज़ करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट से कम रहेगा। जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट से, इसका मतलब है कि असेट का यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो चुका है। तो मेथड की अगर हम बात करें कि कितने मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहला मेथड है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा तरीका है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीसरा तरीका है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। चलिए एक एक करके हम इन सभी मेथड के बारे में बात करते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स्ड परसेंटेज ओरिजिनल जो असेट का वैल्यू होता है उसके ऊपर में चार्ज किया जाता है और हर साल जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो फिक्स रहता है। डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में चार्ज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। इसको ईयर में लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ को ईयर में लिया जाता है। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल है कैलकुलेट करने में और लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर में अप्लाई किया जाता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल सेम होता है और यह वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो यह जो डिफरेंस इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द डिफरेंस इन यूजेस ऑफ एन एसेट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो एसेट का यूज़ हो रहा है उसको सही से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। चूँकि जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है हर साल सेम होता है, इसलिए यह पता नहीं चलता है कि डिप्रिसिएशन अमाउंट फर्स्ट ईयर में लगा था या लास्ट ईयर में लगा या बीच के ईयर में लगा है। रेवेन्यू और कॉस्ट यहाँ पर मैच नहीं होते हैं, क्योंकि जब एसेट को नया परचेज किया जाता है, नया जब एसेट होता है उस समय जो एसेट से रेवेन्यू जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है और धीरे धीरे रेवेन्यू उससे कम होना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ डिप्रिसिएशन जो है हर साल सेम लग रहा है, इसलिए रेवेन्यू और कॉस्ट जो है मैच नहीं करता है। और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। जहाँ टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके लिए यह मेथड सुटेबल नहीं होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ असेट 60,000 है, इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 3,000 है। तो डेप्रिसिएशन को फॉर्मूला में अगर हम फिट करें तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,700 पर ईयर।
दूसरा तरीका है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज किया जाता है एज ए डेप्रिसिएशन, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है या जो बैलेंस प्रीवियस ईयर का होता है उसके ऊपर में एक सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज करते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फिक्स नहीं होता है, परसेंटेज फिक्स होता है। सो इनिशियल ईयर में डिप्रिसिएशन ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे यह कम होता चला जाता है। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना है तो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से, जो कि फिक्स होता है। उसके बाद के साल में प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एडवांटेज को हम देखें तो डिप्रिसिएशन जो है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर में कैलकुलेट किया जाता है, और यह जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है यह मैच कर रहा है एक्सपेंस से, क्योंकि एसेट जैसे जैसे पुराना होगा उसके ऊपर में रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है, और जो रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसके बदले में हम एक जो पूल बना रहे हैं, एक प्रोविज़न कर रहे हैं डिप्रिसिएशन का, कि जब इकोनॉमिक लाइफ एसेट का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो यह मैच करता है एक्सपेंस और जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड को एक्सेप्ट किया गया है, और मैंने पहले ही आपको कहा कि मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो न्यू एसेट जनरेट मोर रेवेन्यू इन द इनिशियल ईयर बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी, और जैसे जैसे एसेट पुराना होता है प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है और उसका जो इकोनॉमिक लाइफ है वो भी कम होता रहता है। डिसएडवांटेज को अगर हम देखें तो इनिशियल ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, धीरे धीरे यह कम होता है। यहाँ एसेट कभी भी जीरो वैल्यू को अटेंड नहीं करता है, और थोड़ा सा ये डिफिकल्ट मेथड है समझने के हिसाब से। एक एग्जांपल देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए 20,000 है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, तो फर्स्ट ईयर में 20% ऑफ 20,000, ये आ गया आपका 4,000। सो 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 4,000 डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 16,000। ये डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद ये वैल्यू बचा। सो यह वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन बेस हो गया। तो 60,000 का 20% तो आ गया 3,200। तो 3,200 को माइनस कर देंगे 16,000 से, तो आ जाएगा हमारा 12,800 आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जो अमाउंट बचा वो थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन बेस हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को, और आप पाएंगे कि ये वैल्यू जो है इसमें एसेट का प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता है। अब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक सर्टेन अमाउंट डिप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अमाउंट फिक्स नहीं होता है और अमाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में चार्ज किया जाता है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के ऊपर में चार्ज किया जाता है, मतलब रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होकर के जो एसेट है वह जीरो वैल्यू को अटेंड करता है या स्क्रैप वैल्यू को अटेंड करता है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा कभी नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है। और स्ट्रेट लाइन मेथड वैसे एसेट के लिए चार्ज मतलब सुटेबल है जहां रिपेयर चार्ज आर लेस एंड ऑब्सोलेंस इज नॉट फ्रीक्वेंट, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड वैसे एसेट के लिए सुटेबल है जहां रिपेयर चार्ज ज़्यादा होते हैं और ऑब्सोलेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। अब एक तीसरा तरीका है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड लाइफ एसेट का होता है उसको रिवर्स काउंट करके सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और इनिशियल ईयर में ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ जो एसेट है वो 5,000 है, स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए 200 रुपये है और इकोनॉमिक लाइफ 3 साल है, तो इसको डिप्रिसिएबल बेस जो हम कैलकुलेट करेंगे
वो कैलकुलेट करेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। इट मीन्स 5000 माइनस 200 इज इक्वल टू 4800। सम ऑफ द ईयर जो होगा वो होगा 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। रिवर्स काउंटिंग में करना है हमने। तो पहले साल में डिप्रिसिएशन जो होगा दैट इज डेप्रिसिएबल बेस, मतलब कि 4800, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई 6। जो 6 है वो सम ऑफ द टोटल ईयर है, जितने इकोनॉमिक लाइफ है एसेट का उसका सम है, और 3 रिवर्स काउंटिंग होकर के पहला बेस उसको लेंगे। तो 4800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2400। सो सेकेंड ईयर में 4800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1600, और थर्ड ईयर में सेम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और यह 800 रुपीज़ आगे आपका डेप्रिसिएशन। सो इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में इनिशियल ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होता जाता है। सो अकाउंटिंग एंट्री की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन उतने ही समय के लिए चार्ज किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितने समय के लिए असेट को यूज़ किया गया। मान लेते हैं कि कोई एक मशीन को परचेज किया गया और उसको इंस्टॉल करके 1 अक्टूबर से यूज़ में लिया गया, और हमारा जो क्लोजिंग है बुक का वो है 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च के लिए ही हम डेप्रिसिएशन बुक में एंट्री करेंगे, बुक में अकाउंट करेंगे, ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए करेंगे। जितने समय के लिए एसेट को यूज में रखा जाएगा उस साल जब इंस्टॉल किया गया उतने समय के लिए ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन इज वियरिंग आउट या कंजम्पशन बोलिए या अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, जो कि उसके यूज या एफ्लुएंस या टाइम के साथ होता है। जो फैक्टर्स हैं डेप्रिसिएशन को कंट्रीब्यूट करते हैं वो है कॉस्ट, रेजिडुअल लाइफ, यूजफुल लाइफ या टेक्नोलॉजी। ये सभी मिलकर के डेप्रिसिएशन के कारण हैं। और 3 मेथड है जिससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वह है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। तो मैं समझता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन मेथड्स समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कहीं पे भी आपका कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।